वेलकम बैक अगेन। हम सितंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज हम जो है आज के वीडियो में हम मिसलेनियस जो जीके है उसको पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने खेल परिदृश्य को पढ़ा था जिसमें स्पोर्ट्स की सारी खबरों को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। और हाँ, उसके अंदर एक करेक्शन है, आप थोड़ा सा उसको गौर कीजिएगा। हमने जब अगस्त वाली क्रोनोलॉजी को पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट मेडल मीराबाई चानू लेकर के आई हैं, लेकिन वो न्यूज़ गलत थी, उसमें मिसप्रिंट हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि संकेत सरगर जो है उन्होंने फर्स्ट मेडल भारत को दिलाया है और वो दिलवाया है उन्होंने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में, और वो सिल्वर मेडल जो है उन्होंने जीता है। तो बेसिकली आपको नाम थोड़ा करेक्शन करना है, मीराबाई चानू नहीं है उसमें, संकेत सरगर हैं जिन्होंने फर्स्ट मेडल भारत के लिए जीता है। फ्रेंड्स, मैंने इस पूरी मैगजीन की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का मिसलेनियस टॉपिक, जिसके के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नियुक्तियाँ, चर्चित व्यक्ति, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। और जो हमारा प्रादेशिक परिदृश्य वाला वीडियो था वो सच में ही काफ़ी फास्ट हो गया था। एक्चुअली उसमें 1.5 की स्पीड पर ही चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली ही उसकी स्पीड पर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार वाला वीडियो काफ़ी तो मतलब कि इतना स्लो बनाऊँ कि आप जो है उसको ईजिली समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो न्यायमूर्ति यू ललित के ऊपर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 49वें नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। और वो हैं न्यायमूर्ति यानी कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं ऑलरेडी, उदय उमेश ललित, यू ललित, ठीक है। और ये जो है जो हमारे अभी के जो जज हैं NV रमन्ना, उनका स्थान लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इनको दोबारा से पढ़ना ही पड़ेगा कि क्योंकि इनका जो रिटायरमेंट है वो 9 नवंबर 2022 को है, तो जल्दी ही हमको नेक्स्ट CGI के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा 49वें CGI कौन है हमारे, तो वो है न्यायमूर्ति यू ललित। अच्छा, एक चीज़ और है इसके अंदर कि अगर संविधान के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 124 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उसकी नियुक्ति जो है वो उनके द्वारा की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम भी होता है, लेकिन वो सिर्फ रिकमेंडेशन करता है, अपॉइंटमेंट एक्चुअली में प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे CVC हैं, क्या कहेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति की गई है। और वो भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसको भी एक समिति होती है, 3 सदस्यीय समिति, वो एडवाइस करती है, तब जाकर के उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो होती है। फिर देखिए कि ये जो हमारे न्यायाधीश हैं, 49वें न्यायाधीश हैं यू ललित, ये जो हैं एकमात्र नहीं, सेकंड ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि इससे पहले किसी भी हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। किसी भी हाई कोर्ट में इन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं किया है। इनसे पहले जो है जो 13वें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है SM सीकरी, उनको भी ये उपलब्धि हासिल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारे FIDE के जो अभी चेस ओलंपियाड हुए थे वो हमारे इंडिया में पहली बार आयोजित हुए थे चेन्नई के अंदर। हमने स्पोर्ट्स न्यूज़ में अच्छी तरीके से उसको पढ़ा था। अभी देखिए उसी FIDE के अंदर जो है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के। तो अध्यक्ष तो जो उनके पहले से थे उन्हीं को दोबारा से चयन कर लिया गया है, उनका नाम है RKD वोरकोविच, यह नाम आप पढ़ सकते हैं। और जो उपाध्यक्ष है उसके लिए विश्वनाथन आनंद जो है उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो विश्वनाथन आनंद चेस के हमारे यहाँ दिग्गज प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर हैं, तो उनको जो है इस पद के लिए चुना गया है। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष आप जानते ही हैं, स्पीकर जो विधानसभा के होते हैं, काफ़ी पावर्स होती हैं जिनके पास में। विधानसभा के और विधानसभा का जो सेक्रेटरीट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उन दोनों के ही जो सबसे हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं वो आपके ऑफिसर नहीं कहेंगे, सबसे हाईएस्ट लेवल का जो लीडर होता है वो आपका स्पीकर ही होता है। तो अवध बिहारी चौधरी जो हैं, आप जानते हैं कि बिहार में भी चुनाव हुए थे और नीतीश कुमार जो है 8वीं बार CM बने हैं। महागठबंधन जो है उन्होंने खड़ा किया है और उससे फिर जो है उन्होंने चुनाव को जीता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी खुद की पार्टी है, तो उससे जो है अवध बिहारी जो है वो संबंधित हैं और ये जो है आपके बिहार के स्पीकर बने हैं। तो इसमें दे रखा है तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर देखिए एक अच्छी अपॉइंटमेंट है जिसको कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लें। विश्वनाथन आनंद तो पूछे ना पूछे, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो देखिए CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक है वो बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। तो पहली बात तो ये है कि नाम दे करके पूछ लेंगे, CSIR के बारे में पूछ लेंगे, तो ये दोनों ही तरीके से आपको पढ़ना चाहिए अपॉइंटमेंट में, पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से भी, अपॉइंटमेंट के हिसाब से भी। क्योंकि देखिए CSIR के निदेशक तो कई बनते होंगे, लेकिन पहली बार कोई महिला बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSIR के बारे में अगर मैं बताऊं तो CSIR क्या है, तो ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक
रिसर्च इन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। ये एक अनुसंधान परिषद है और भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान परिषद है। तो इसके अंदर जो है वरिष्ठ एक वैज्ञानिक हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया है एज अ महानिदेशक, एज अ डायरेक्टर। तो इनका नाम याद रखिएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इनका नाम है और इन्होंने 25 साल से ज़्यादा इनको अनुभव है। और उसके अलावा देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल पावर सिस्टम्स जो होते हैं उनके ऊपर इनका रिसर्च चल रहा है और काफ़ी सारे पेटेंट्स भी जो है वो इनके नाम पे हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेटग्रिड के बारे में आपने फ्रेंड्स सुना होगा कई बार कि हमारे देश का जो खुफिया एक क्या कहते हैं इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो कि एक टेक्नोलॉजिकली जो है इन सारे आतंकवादी संगठनों के लिए और इनके ऊपर जो है निगरानी रखती है, सर्विलेंस का कार्य करती है, वो नेटग्रिड है। तो इसके जो है अभी नए CEO बनाया गया है, वो है पीयूष गोयल और ये एक IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले ये BSF में भी कार्य कर चुके हैं। तो इनको जो है अभी इसका CEO बनाया गया है। नेटग्रिड के बारे में अगर आप और देखें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका जो डेटा रिकवरी केंद्र है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। फिर देखिए ये वाला आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारे नए, अभी मैंने आपको बताया था CVC के बारे में, तो नए जो हमारे सतर्कता आयुक्त बने हैं, CVC बने हैं, उनका नाम है SN पटेल, यानी कि सुरेश N पटेल। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियुक्ति पूछी जा सकती है। CVC के बारे में पहले तो अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए CVC जो है उसको 1964 में एक समिति गठित हुई थी जिसका नाम है एस संथानम समिति। तो संथानम समिति की सिफारिशों के ऊपर जो है इसका गठन किया गया था और उसके अलावा जो है इसको सांविधिक दर्जा दिया गया 2003 के अंदर, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, एक बिल ला करके संसद के अंदर पार्लियामेंट में, और फिर इसको सांविधिक दर्जा भी जो है वो दिया गया। फिर देखिए जो CVC होता है वो एक इंडिपेंडेंट निकाय है, यानी कि किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन जो है ये नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे देश की संसद के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, अपनी रिपोर्ट ये जो है वहीं पर देता है। उसके अलावा देखिए इसके अंदर एक तो CVC होता है और उसके अलावा जो है इसके अंदर 2 अन्य जो है वो सदस्य होते हैं, अन्य मेंबर्स भी इसके अंदर होते हैं। तो यानी कि टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स इनके होते हैं। इनका कार्यकाल देखेंगे तो 4 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो, 4 या 65, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो है 2013 का प्रीलिम्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज़ था। आई थिंक CVC के ऊपर ही पूछा था, उनका कार्यकाल डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया था प्रीलिम्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। उसके अलावा देखिए इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है एक 3 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर और एक होते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता। विपक्ष के जो नेता होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो 3 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। तो ये सतर्कता आयुक्त के बारे में था और जो है किसको बनाया गया है, तो SN पटेल जो है उनको बनाया गया है। सो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि हमने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की है। उसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि ये 3 सदस्यीय होता है, पूरा पैनल 3 सदस्यीय होता है। एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 इनके अन्य सदस्य होते हैं। तो 2 अन्य सदस्यों की भी अपॉइंटमेंट अभी की गई है। एक तो है आपके अरविंद कुमार और एक है आपके प्रवीण कुमार। अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार, इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो जो है IB के अंदर पूर्व उसके जो है सदस्य रहे हैं और दूसरा जो है आपके एक IAS अधिकारी रहे हैं प्रवीण कुमार। नाम ध्यान रखिएगा आप दोनों का, प्रवीण कुमार और अरविंद कुमार, ये 2 जो है हमारे सतर्कता आयुक्त बने हैं और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया वो है SN पटेल। और जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ये आपको इस बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप खुद से और पढ़ लीजिएगा। फिर हम चलते हैं ITBP के नए महानिदेशक का जो है जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अतिरिक्त यानी कि ये ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन। तो इनको जो है क्योंकि ये SSB के महानिदेशक हैं तो इनको ITBP का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। और संजय अरोड़ा जो है वो 31 जुलाई 2022 को दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार इन्होंने संभाला है, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने संभाला है। ITBP के बारे में देखिए, ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, और भारत चीन सीमाओं के ये जो है रक्षा करता है। आपको पता है तिब्बत जो है वो चाइना की बाउंड्री जो होती है उससे अटैच्ड है। तो यहाँ पर जो है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत चीन सीमाओं की रक्षा करता है। 1962 में इसको स्थापित किया गया था।
ये छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जो है वो तैनाती का कार्य करता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हमारे अलग अलग फोर्सेज होती है, जैसे BSF अलग होता है, CISF अलग होता है, ITBP अलग होता है। तो ये विभिन्न सीमा सुरक्षा बल हैं, इनकी पोस्टिंग्स अलग अलग जगह पर होती है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट नियुक्ति पे हम चलेंगे। ये नियुक्ति भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजकिरण राय जी जो हैं, इनको राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक का नया MD जो है वो नियुक्त किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, तो आपने सुना होगा कि 2001 में जो है 2021 में 2001 कह रही हूँ 2021 के अंदर जो है सरकार के द्वारा जो अवसंरचना से संबंधित यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित फंड करने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक अलग से संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक। ठीक है, तो आप जानते हैं क्योंकि हम जो नॉर्मल बैंक्स होती है उनसे जब भी लोन्स वगैरह लिए जाते हैं तो वो उनकी बैलेंस शीट के अंदर हमेशा रहता है, और सरकार जो है अपने हिसाब से एसेट डेवलपमेंट और रिटर्निंग करती है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई नेक्स्ट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए एक अलग से ही ऐसा कोष बना दिया जाए जो कि खुद का जो है गवर्नमेंट का कोष होगा। तो इसलिए 2021 के अंदर इसको बनाया गया था और कॉरपोरेट निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे KV कामत, और इसीलिए जो है ये इसका एक ही कार्य था कि जो परियोजनाएं होती हैं अवसंरचना से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उसको ऋण देना, एडवांस देना, ये सारे कार्य इसके होते थे। तो अभी इसका जो है नया MD बनाया गया है राजकिरण राय जी को। तो देखिए, ये अगर आपसे मान लीजिए कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली संस्था के ऊपर। वो आपसे जो है अध्यक्ष को लेकर के क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, पर्सन इन न्यूज़ के क्वेश्चन बहुत कम वो लोग पूछते हैं। तो वो पूछते हैं संस्था को लेकर के, उसके उद्देश्यों को लेकर के, क्या उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसको लेकर के वो सवाल पूछते हैं। जबकि जो आपके अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि PCS वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो पर्सन से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि एक चीज़ को पूछने का तरीका अलग है, करंट अफेयर्स तो सेम है लेकिन तरीका जो है उनका अलग हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो अब स्मॉल नियुक्तियां हैं उनको हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं इसमें देखिए, साइमन स्टील जो है उनको संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु कार्यक्रम है UNFCCC का नाम आपने सुना होगा, UNFCCC का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें सचिव के पद पर जो है वो इनको जो प्रमुख होता है उसके पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो ये UNFCCC क्या है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके जो कार्यकारी सचिव होता है उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, UNFCCC के बारे में ध्यान रखिएगा। आपने जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे। तो यूनाइटेड नेशन का UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक अलग से निकाय बनाया गया था। 1992 में इसको स्थापित किया गया था और आई थिंक जो है कई सारे देशों ने इसको अनुमोदित भी किया, और 1994 के अंदर जो है ये अस्तित्व में आया, यानी कि इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ, और कई सारे देशों ने जो है इसकी पुष्टि भी की थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर देखिए, क्योंकि ये 2021 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई गलती नहीं करेंगे। विलियम रूतो जो है उनको केनिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका प्रीलिम्स दिसंबर में होता है तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको जनवरी से सारे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए ताकि आपका लिंक अच्छे से बना रहे। और वैसे भी अगर मान लीजिए दिसंबर में हो चाहे इससे पहले हो तो आपको ये नियुक्तियां तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा अगर आप ये सोचें कि भाई 2-3 महीने की नियुक्तियां ही पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स अपने साथ में, और ज़्यादा हो सके तो आप कम से कम जनवरी से जो चीज़ें हैं उनको लेकर के चलना आपको चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो नियुक्ति है विलियम रूतो की हुई है और केनिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया। आपसे पूछ लेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे ये व्यक्ति जो है किस पद पर नियुक्त हुए हैं, या फिर जो है केनिया के राष्ट्रपति किसको बनाया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको जो है इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कितने वोट मिले, क्या मिले, वो छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिएगा। विलियम रूतो केनिया के जो है नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिर देखिए, जो पद ग्रहण करने वाले कुछ जो है उनके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पर जो है यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ है, वहाँ के कुछ राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री देखिए, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया गैलाब डोनेव को, और ये जो है कहाँ के हैं, बुल्गारिया के हैं, ध्यान रखिएगा। टेरेंस ड्रू जो हैं ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं सेंट किट्स एंड नेविस, ये एक जगह है वहाँ के। और फिर देखिए, कोलंबिया के जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, और ये कार्यवाहक हैं तो इनका नाम हम याद नहीं रखेंगे। फिर भी एक बार आप देखना चाहें तो बाकी नाम इनके याद रखिएगा ज़्यादा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोलंबिया, बुल्गारिया और नेविस के।
फिर देखिए निधन के जो ऑबिटुरीज हैं उनके देख लेते हैं। जो हमारे मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, तो इनको हमने जो है, तो देखिए प्रसिद्ध बाजार निवेशक रहे हैं और इनका 62 की एज में निधन हुआ है और बिग बुल कहे जाते थे मार्केट के। और 5,000 की पूंजी से शेयर बाजार में इन्होंने कदम रखा था। हैदराबाद से ये रिलेटेड थे और इनका जो है रेयर एंटरप्राइज नाम से निजी ट्रेडिंग फर्म भी था, जिनको इन्होंने 2003 में ही जो है वो स्थापित किया था। भारत के इनको वॉरेन बफे कहा जाता है। वॉरेन बफे आपको पता ही है, शेयर मार्केट में बहुत ही बड़ा नाम है उनका, और कहते हैं कि वो मतलब इकोनॉमिक्स को, देश की इकोनॉमिक्स को हिला सकते हैं, इतना उनके पास में जो है वो शेयर कैपिटल है। तो भारत का वॉरेन बफे जो है राकेश झुनझुनवाला को कहा जाता है और शेयर बाजार के बिग बुल में जो मैंने आपको बताया वो इनको कहा जाता है। फिर देखिए और कौन सी हस्तियाँ हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सेकंड ऑबिचुरी में देखिए समर बद्रू बनर्जी, ये भारतीय फुटबॉलर रहे हैं और अभी इनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम की इन्होंने कप्तानी की थी और ओलंपिक में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ लास्ट में देखिए फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है फिदेल रामोस, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। 1992 से 98 तक फिलीपींस गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति जो हैं ये रहे थे। फिर कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जो प्रोफेसर रामाधार सिंह है, ये अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कार्य करते हैं और यूएसए में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक हेरिटेज वॉल ऑफ फेम जो होती है उसके अंदर शामिल होने वाले ये पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम है प्रोफेसर रामाधर सिंह और ये जो है मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है। यूएसए में जो आपकी एक सोसाइटी है जिसका नाम है SPSP यानी कि सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो ये जो संस्था है इसका एक तरीके से सम्मान कह लीजिए जिसका नाम है हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। तो इसके अंदर जो है इनको स्थान दिया गया है। तो ये भारत से पहले व्यक्ति हैं जिनको कि इस वॉल पे जो है स्थान दिया है। और जैसे कि ये बड़े बड़े जो देश हैं, चाइना है, जापान है, कोरिया, सिंगापुर है, अमेरिका है, इन सब ने जो है इनके नामांकन का, नॉमिनेशन का समर्थन किया था, इसलिए इनको जो है ये इस सम्मान से नवाजा गया है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। फिर हम कुछ चर्चित स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितनी बार, 2 बार तो हमने पढ़ लिया है। मंडला जो है मध्य प्रदेश में है और देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। फंक्शनली लिटरेट जिला जो है वो बन गया है। तो फंक्शनली लिटरेट का मतलब ये होता है कि एक तो ये आदिवासी जिला है, भारत का पहला आदिवासी जिला है, और दूसरी बात फंक्शनली लिटरेट का मतलब होता है जो कि उसमें व्यक्ति अपने हस्ताक्षर जो है वो स्वयं से कर सके। वो फ्लुएंटली रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने हस्ताक्षर कर सकता है, उसको फंक्शनली लिटरेट जो है वो कहा जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए कुछ दिवस समारोह के बारे में देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं। अब देखिए अगस्त के अंदर तो बहुत सारे डेज आते हैं। अपने को तो बेसिकली पता है फ्रेंडशिप डे आता है, एक ज़्यादा बड़ा अगर मैं बताऊं तो आपको एक आता है लेफ़्ट हैंडर्स डे जो कि 13 अगस्त को मनाते हैं। कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड से जो लिखते हैं वो थोड़े क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट अच्छे होते हैं, उनका इमोशनल जो IQ होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो उनमें ज़्यादा होती है, कहा जाता है। तो 13 अगस्त को जो है वो लेफ़्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। और अगर देखें तो 13 अगस्त से एक दिन पहले जो है वो विक्रम साराभाई, जिनका नाम आप जानते हैं कि हमारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक रहे हैं वो, तो उनका जन्म दिवस भी इसको मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही जो है वो आपके हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। तो 3 चीज़ें तो हमें याद हैं इसमें कि मैत्री दिवस, फ्रेंडशिप डे 7 अगस्त को आता है। उसके अलावा देखिए 7 अगस्त को ही जो है हथकरघा दिवस आता है, तो इसके बारे में हमको ध्यान रखना है। तो देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी और इसी की स्मृति के अंदर 2015 से ही सरकार जो है हथकरघा दिवस मनाती है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही जो है आपके नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जो गोल्डन बॉय है उन्होंने पहला स्वर्ण दिलाया था भारत को। तो ये 7 अगस्त को इसलिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को जो है जापान के ऊपर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, इसलिए नागासाकी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा आप देखिए 9 अगस्त के दिन ही, 9 अगस्त 1942 के दिन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए विश्व आदिवासी दिवस या स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है।
जैव ईंधन के बारे में अगर आप ध्यान रखना चाहें तो जैव ईंधन दिवस जो है वो आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस बार का वो था पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा। फिर देखिए विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, हाथी दिवस 12 अगस्त को, तो दोनों जानवरों का है तो ध्यान रह जाएगा। बाकी 13 अगस्त तो आपको ध्यान रहेगा ही, लेफ्ट हैंडर्स डे, तो उससे पहले जो है 12 अगस्त को हाथी दिवस आता है, इतना ध्यान रह जाएगा। फिर देखिए 12 अगस्त को ही हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये इसका इस बार का थीम था। उसके अलावा अभी जो व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत ज़्यादा था, विश्व संस्कृत दिवस, वो जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन देश भर में विश्व संस्कृत दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो हमको ये याद रखना है। फिर देखिए कि जो है विभाजन विभीषिका दिवस, ये जो हमने अभी ही स्टार्ट किया है 2021 से ही, कि भाई हम जो है 14 अगस्त को हमारे यहाँ पर पाकिस्तान क्योंकि अलग हुआ था तो हम इसको विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। तो ये इसकी घोषणा तो अभी की गई है, तो हमको ध्यान रखना है। और फिर देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस आता है 15 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जो है उनके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी, तो ये शोक दिवस के रूप में है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 16 अगस्त को जो है अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है। और फिर देखिए नवरोज़ कब आता है, नवरोज़ जो औरंगज़ेब भी मनाया करता था, तो 16 अगस्त को नवरोज़ आता है। औरंगज़ेब ने आई थिंक बलबन उसने स्टार्ट किया था पारसी त्यौहार बनाना, तो ये नवरोज़ जो है वो 16 अगस्त को आता है। फिर देखिए अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब आता है, जब ब्रिटिश शासन से उसको स्वतंत्रता मिली थी तो वो 19 अगस्त को आता है। तो कितनों के स्वतंत्रता दिवस आ गए, पाकिस्तान के, भारत के और अफगानिस्तान के, तीनों के अगस्त में आते हैं। और फिर देखिए उसके अलावा और कौन सा हो सकता है, हाँ एक सद्भावना दिवस ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पुण्यतिथि है उसको मनाया जाता है 20 अगस्त को, सद्भावना दिवस। उसके अलावा तो इसमें और कुछ काम का नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जो है एक है विश्व महिला समानता दिवस 26 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हमारा, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है 29 अगस्त को, तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस हुआ। और कुछ सप्ताहों के बारे में देख लेते हैं, 2 ही हैं। तो एक तो देखिए विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया, और ये विश्व जल सप्ताह है, इसकी थीम रखी गई थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। तो अब इसे थीम तो कोई देगा नहीं, थीम तो हम पकड़ ही लेंगे कि थीम का क्या होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। और विश्व स्तनपान दिवस यानी ब्रेस्ट फीडिंग डे, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो है 1 से 7 अगस्त को मनाया गया। फिर देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर में आयोजित किया जाएगा, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट, ये सब छोड़िए इन चीज़ों को। प्रवासी दिवस क्या है, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो, क्योंकि जो महात्मा गांधी है वो अपने प्रवास से जो है यानी कि साउथ अफ्रीका से वापस लौट करके भारत आए थे, तो उसी की याद में जो है इसको मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीयों को जो है वो इन्विटेशन दिया जाता है कि भाई भारत में आइए, घूमिए, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। तो ये अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इस बार वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता ही है कि 9 जनवरी के दिन जो है वो महात्मा गांधी लौटे थे, कहाँ पर, हिंदुस्तान में लौटे थे, तो 1915 आई थिंक 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस लौटे थे। 1893 को वो यहाँ से गए थे साउथ अफ्रीका। तो ये जो उनका जो प्रवास से वो लौट करके आए थे, तो उसको हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय यानी कि आप उसको डायस्पोरा भी बोलते हैं, डायस्पोरा, गिरमिटिया, डायस्पोरा, ये नाम सुने होंगे आपने, ये इसी से रिलेटेड है। फिर देखिए चर्चित पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, ये आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएस में तो जब आती है तो किसी को भी नहीं आता है उसका आंसर। और देखिए फिर है चर्चित पुस्तकों में है इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, कितना अच्छा नाम है। तो ये जे साई दीपक ने लिखी है। अनबाउंडेड लिखी है अभियानंद ने। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। शिवाजी इंडियाज़ ग्रेट वॉरियर किंग, ये वैभव पुरंदरे ने लिखी है। चैलेंजेस टू अ लिबरल पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी, ये मोहम्मद हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले। और अस्मिता का संघर्ष, ये शशि तरूर ने लिखी है। और कश्मीर 370 के साथ और बाद, ये जितेंद्र दीक्षित ने लिखी है। तो आपको याद हो, समय हो आपके पास में तो देख लीजिएगा, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आरएस के लिए चर्चित पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि ये टोटली ऑप्शनल है। याद कर भी लेंगे तो वहाँ याद नहीं आती है, इसलिए आप इसको स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे।
देखिए एक शब्द संक्षेप इसके अंदर दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। NAFIS ये क्या है? ये है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी अपराधी वगैरह हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, तो उनका जो है एक डेटा NCRB के द्वारा NAFIS के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। यानी कि फिंगरप्रिंट्स जो है यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड रूप में स्टोर कर दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई राजस्थान में किसी जगह पर कोई अपराध हुआ, तो राजस्थान के पुलिस स्टेशन या यहाँ का जो ऐसा सिस्टम होता है, वहाँ पर ही उस व्यक्ति से संबंधित जानकारियाँ होती है। उसको सेंट्रलाइज करने का काम जो है वो आपके इसके द्वारा NAFIS के द्वारा किया जाएगा। सबके फिंगरप्रिंट्स आपको एक ही डेटाबेस के अंदर दिए जाएंगे, जिससे कि उन व्यक्तियों का पता लगाने में कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी कोई पुलिस स्टेशन होगा, तो उसको अपराधियों को पता लगाने में काफ़ी सहायता जो है वो इससे मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही के अंदर जो है इसकी मदद से एक मृत व्यक्ति जो है उसकी पहचान भी की है। तो फिंगरप्रिंट्स आप जानते हैं हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, तो सबका एक सेंट्रलाइज डेटा रहेगा, तो उससे जो है उसको काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। और इसको अभी अगस्त 2022 में ही दिल्ली के अंदर जो है रणनीति सम्मेलन हुआ था, उसमें जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो है इसको रिलीज़ किया गया है। फिर देखिए सम्मेलन और कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग जो है उसकी 38वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत और बांग्लादेश जो है उसको आप मैप में लोकेट कीजिएगा। बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से एनक्लोज्ड है भारत की तरफ से, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, वो काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं। काफ़ी सारी जो नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, उसके अलावा आपकी फेनी नदी है, ये सारी जो नदियाँ हैं वो आपकी जो है बांग्लादेश से होकर के यानी कि हमारा शेयरिंग है बांग्लादेश से, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जहाँ पर शेयरिंग होता है तो फिर वहाँ पर आपको जो है विवाद भी जो है वो देखने में आते हैं। तो इस प्रकार से आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंधु नदी जो है उसके लिए भी एक इस तरीके का आयोग बना हुआ है जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है। तो उसी प्रकार से ये एक और आयोग है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसमें फेनी नदी और कोश्यारी नदी को लेकर के जो है वो बातचीत की गई है। 12 वर्ष के बाद में जो है ये एक तरीके से जो है फिजिकल रूप में बैठा है एक दूसरे के आमने सामने। हालांकि ये जो है विजुअली तो कांटेक्ट करते हैं, लेकिन 12 साल बाद में फिजिकली जो है कोई मंत्री आकर के फेस टू फेस इन्होंने जो है वो बातचीत की है। 1972 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए कोश्यारी नदी जो है, कोश्यारी कह रही हूँ, कोशियारा नदी जो है उसका अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। और उसके अलावा जो फेनी नदी है उसको लेकर के जो है उसको लेकर के बातचीत भी यहाँ पर की गई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सम्मेलन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने अभी पीछे पढ़ लिया है। फिर है मृदा विज्ञान पर 22वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर किया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप, जो मृदा विज्ञान है उससे संबंधित 22वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। और इसका थीम था सॉइल साइंस क्रॉसिंग बाउंड्रीज चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, और इसका आयोजन जो है 4 साल में एक बार होता है, ये ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए देखिए फ्रेंड्स, जो मेले महोत्सव है उसके अंदर आइए, शुमंग लीला महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया गया। कौन से नंबर का मनाया गया ये छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में इसको मनाया गया है। और ये एक रंगमंच के ऊपर जो है इसको बनाया जाता है, पारंपरिक जो रंगमंच होता है उसके ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो महिलाओं का जो किरदार है वो भी पुरुषों के द्वारा जो है वो निभाया जाता है। बस इतना हमको ध्यान रखना, नाम ध्यान रखिएगा, शुमंग लीला महोत्सव है मणिपुर का। फिर देखिए यहाँ पर जो है फिर देखिए एक झारखंड के अंदर जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया, और झारखंड में डिक्लेयर किया गया कि 9 अगस्त को हम आदिवासी उत्सव के रूप में जो है सेलिब्रेट करेंगे। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनने एक घोषणा और की कि भाई आदिवासी क्षेत्र में अगर किसी की शादी होती है या किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि आपको पता है शादी में ही और मृत्यु में ही 2 अवसरों पर काफ़ी भोज जो है खाना खिलाया जाता है लोगों को, तो उसमें 100 किलो चावल और 10 किलो दाल जो है वो सरकार अपने द्वारा जो है वो आदिवासियों को देगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए जो है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये जो है आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें जो है जो भूमि आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणाली जो है उसमें कुछ प्रदर्शनियाँ की गई, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर उसका आयोजन जो है वो किया गया था। फिर कुछ योजनाएं, पहल, कुछ मिशंस वगैरह के बारे में हम देखते हैं।
तो पहली जो योजना है वो है हिम ड्रोनेथॉन। जैसे हैकाथॉन होता है, डेक्लाथॉन होता है, वैसे हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया गया है। इसका क्या लक्ष्य है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ड्रोन्स होते हैं उसको जो है कहते हैं उसको और एक तरीके से प्रदर्शनी करने के लिए जो है ये इसका आयोजन किया गया, ड्रोनेथॉन का आयोजन किया गया। और ये जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारतीय सेना ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। इसमें कहा गया कि भाई रक्षा के क्षेत्र में जो सैनिकों की आवश्यकता है उसमें हम जो है एक तरीके से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, और ऐसी जगह जहाँ पर के व्यक्ति को ना भेज करके ड्रोन्स को भेजा जाए ताकि सर्वेलेंस बहुत आसानी से हो सके और जान माल का खतरा भी ना रहे सैनिकों को। तो हालांकि उनकी एक क्षमता विकसित करने के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। तो उसी के लिए ये जो है ड्रोनाथॉन जो है कार्यक्रम रखा गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो ये इतना इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर देखिए जो स्माइल 75 पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये स्माइल 75 प्रोग्राम है, ये पहली चीज़ तो केंद्र सरकार का है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है। और इसके अंदर जो भिक्षावृत्ति में और निराश्रित जो लोग हैं, जो बेगर्स हैं, तो उनके लिए जो है उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जाए या उनकी आजीविका के साधन बढ़ाए जाएँ, उसके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका बजट करीबन 100 करोड़ का है और ये 2025-26 तक के लिए जो है इसको चलाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो लाइवलीहुड यानी कि उनकी आजीविका के लिए और उनके कार्य करने के लिए जो है इस कार्यक्रम को चलाया गया है। नाम ध्यान रखिएगा आप, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये स्कीम है। नाम ध्यान रखिएगा, स्माइल 75। और अधिकारिता जो मंत्री है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उनके द्वारा 2022 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए मिशन भूमिपुत्र, ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो मिशन भूमिपुत्र है ये असम सरकार के द्वारा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा जो है उनके द्वारा इसको चलाया गया है। और इसमें जो भी छात्र हैं उनको डिजिटल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो डिजिटल रूप से जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एक तरीके से सर्विसेज को डिजिटल प्रोवाइड करना ये इसका उद्देश्य है। तो मिशन भूमिपुत्र जो है वो असम सरकार की योजना है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए चिराग योजना, ये जो है हरियाणा सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत सरकार जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो देगी। ये इस योजना का उद्देश्य है। तो हरियाणा सरकार की चिराग योजना, मिशन भूमिपुत्र योजना किसकी है? असम सरकार की है। दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और इस योजना में ये इसके देखिए इतने डिटेल्स हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल्स सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि किस सरकार के द्वारा जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। फिर देखिए कुछ ऑपरेशंस, अभियान और अभ्यासों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वोस्तोक अभ्यास, ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में पहले से पढ़ा था। ये जो है वोस्तोक अभ्यास जो है एक रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास है और इसको जो है भारत, चीन, रशिया के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान के सेनाएं जो हैं इसके अंदर भाग ले रही है। तो अमेरिका की सेना भाग ले रही है क्या? नहीं ले रही है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा फंसाने वाला पूछे तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए उदार शक्ति युद्धाभ्यास, ये किसके बीच में हुआ? तो भारतीय वायुसेना और जो रॉयल मलेशिया वायुसेना है, मलेशिया की वायुसेना और जो भारत की वायुसेना है, एयरफोर्स है, उनके बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो आयोजित हुआ है। अब कौन से विमानों ने भाग लिया वो छोड़िए, पहले यही याद रह जाए कि उदार शक्ति हुआ किसके बीच में था। तो ये पहले बात तो एयरफोर्स के बीच में और दूसरी बात कि मलेशिया और भारत की वायुसेना के बीच में ये युद्धाभ्यास जो है वो कंडक्ट किया गया था। और उसके अलावा देखिए कि इन दोनों देशों के बीच में हर साल हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, यानी आर्मी वाला जो अभ्यास है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति, मैं यही सही पढ़ रही हूँ शायद, हाँ, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी इन दोनों देशों के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, एक तो उदार शक्ति और एक है हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये दोनों अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किए जाते हैं। फिर देखिए एक और एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी है। तो वज्र प्रहार जो है, तो वज्र प्रहार, तो वज्र तो किसके पास होता है? इंद्र के पास होता है। तो इंद्र सबसे ताकतवर है, तो सबसे ताकतवर है अमेरिका। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो है जो सैन्य बल है, आर्मीज जो होती हैं, उनके बीच में वज्र प्रहार जो है वो आयोजित किया गया है। और अब की बारी हमारे भारत में हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का जो बकलोहो में स्थित स्पेशल फोर्सेस रेंज है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसको आयोजित किया है। बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद में छोड़ देना है। फिर देखिए ये वार्षिक अभ्यास है और इस बार जो है 12वां हुआ है, छोड़िए इसको। इससे पहले वाला जो है वॉशिंगटन में हुआ था और अभी कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो दोनों बातें पता रहे आपको। फिर देखिए भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में अटलांटिक में एक सैन्य अभ्यास जो है वो कंडक्ट किया गया है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है।
फिर देखिए अभ्यास पिच ब्लैक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने आपको एक वीकली न्यूज़ का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमने कभी पढ़ा नहीं था। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना और जो भारत की जो वायुसेना है, उन दोनों के बीच में जो है ये अभ्यास पिच ब्लैक जो है वो आयोजित किया गया है। तो देखिए वायुसेना के 2 अभ्यास हैं, एक हमने उदार शक्ति पढ़ा मलेशिया और भारत की वायुसेना के बीच में, और दूसरा है अभ्यास पिच ब्लैक। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं कि पिच ब्लैक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इस तरीके के लगभग अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी जो है वो शामिल थे। यानी कई सारे जो है इसमें शामिल हैं। और हम अपने को बात ये याद रखनी है कि इसको आयोजित किसके द्वारा किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो इसको आयोजित इस बार किया गया है। तो अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में ध्यान रहे। फिर देखिए इसमें क्या शॉर्ट में दे रखा है, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। एक तो बहुराष्ट्रीय है, कई सारे राष्ट्र भाग लेते हैं। दूसरा जो है द्विवार्षिक, यानी 2 साल में एक बार होता है। और आयोजित कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया की जो वायुसेना है वो इसको आयोजित करती है। तो 2018 में जो है इसका अभ्यास इसको आयोजित किया गया था। 2020 में नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना था। फिर देखिए एक्स विनबैक्स 2022, ये क्या है, तो वियतनाम और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्स विनबैक्स 2022। तो इसको जो है भारतीय कमांडोरीज के द्वारा भारत और वियतनाम के बीच में इसको आयोजन किया गया है। इसकी थीम भी दे रखी है, शांति रक्षा अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियर कंपनी एवं चिकित्सा दल का रोजगार और तैनाती। तो ये जो है इसका थीम है। और भारत और किसके बीच में है ये, विनबैक्स जो नाम से वैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, विनबैक्स यानी कि वियतनाम और बी से यहाँ पर भारत। ठीक है, तो इसका पहला संस्करण 2022 में ही आयोजित किया गया है। हनोई के थांच दैट जिले में स्केल मॉडल पर इसको आयोजित किया गया है। तो इतना भी ध्यान रहे तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विनबैक्स जो है 2022 में आयोजित किया गया है और भारतीय सेना और वियतनाम की सेना के बीच में इसको आयोजित करवाया गया था। फिर देखिए एक और सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नज़ाह 4। क्या नाम है, अल नज़ाह 4। तो अब कोई ना कोई इसमें मुस्लिम कंट्री, अरेबिक कंट्री होगी। तो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना जो है उन दोनों के बीच में इसको आयोजित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ओमान और भारत के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका एग्जाम नज़दीक हो तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा एक पेज पर, और जो आपसे जैसे पिच ब्लैक है, अल नज़ाह है, तो ऐसे नाम आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है समझने में और याद करने में जो है एक ही जगह आसानी रहे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर गया तो 1 मार्क्स आपको लॉस करवा देगा। और नहीं अगर आपको याद आता तो उसको छोड़ देना बेटर रहेगा। नेगेटिव करने से अच्छा है कि छोड़ दिया जाए। तो जब तक आप श्योर ना हो तब तक ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। फिर देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या है। तो देखिए लंपी प्रो वैक्सीन, तो ये तो बड़ी ही, नाम सुनते ही बड़ी भयावह स्थिति सामने आती है जानवरों की। तो लंपी डिजीज़ जो है ये भारतीय जो कैटल्स हैं उनके अंदर, मवेशियों में जो है देखने में आ रही है, गायों के अंदर विशेषकर। तो यहाँ पर जो है स्किन रोग से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन है लंपी प्रो वैक इंट। ठीक है, ये इसका नाम है। इसको डेवलप किया गया है और हरियाणा स्थित जो हिसार का राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है उसने इसको विकसित किया है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। और बस इतना ही इसके अंदर जो है हमको याद रखना है। अब देखिए इसमें एक 2019 में ये बीमारी ओडिशा में मिली और पहले 3 महीने में इसके विषाणु की पहचान की गई, जिसमें पता लगा कि लंपी बीमारी का मुख्य कारण वायरस है जो कि पॉक्स फैमिली का है। और वायरस से जो भी डिजीज़ होती है उसके लिए वैक्सीन बनाना काफ़ी एक मुश्किल कार्य है। फिर देखिए कुछ जो लास्ट खबरें बची है, 2-3 न्यूज़ और हैं, उनको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार ने जो यूजीसी है, यूजीसी का जो अधिनियम है उसके तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये अपने पूरे देश में अपनी तरह का पहला एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जो हमारी विरासत वगैरह को जो है वो संरक्षित करेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बनाया जाएगा, तो इसको स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, नोएडा के अंदर। और एक एक्ट के तहत जो है इसको बनाया जा रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। फिर देखिए आपने सुना होगा कि यूनेस्को जो होता है वो अपनी एक लिस्ट बनाता है जिसमें कि वो टेंजिबल अनटेंजिबल करके अपनी जो चीज़ें होती है, जैसे कि इंटेंजिबल जो आप नहीं देख सकते हैं, जैसे कि डांस है, म्यूज़िक है, उनको जो है अपनी लिस्ट में शामिल करता है, उसको संरक्षित दिया जाता है, विश्व में पहचान मिलती है। तो 2022 में हमने पढ़ा भी था कि जो भारत से जो दुर्गा पूजा 2021 के अंदर जो दुर्गा पूजा है उसको जो है 2022 में दुर्गा पूजा को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया था। यूनेस्को की जो अदृश्य सांस्कृतिक विरासत है उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। इस बार के लिए उन्होंने
गरबा नृत्य को, इन्हें भारत सरकार ने यूनेस्को में गरबा नृत्य को जो है इसके लिए भेजा है, नामांकन किया है। अब देखते हैं आगे सेलेक्ट होता है कि नहीं। फिर देखिए महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया गया। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें, कि दही हांडी जो आपकी जन्माष्टमी के दिन जो है वो खेला जाता है, और क्योंकि इसमें जान जाने का भी रिस्क रहता है, काफ़ी दुर्घटना का रिस्क रहता है, तो सरकार ने कहा है कि भाई जो पिरामिड बनाने के दौरान अगर कोई भी गोविंदा जो होता है अगर उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए तो 10 लाख की अनुग्रह राशि उसको दी जाएगी। गंभीर घायल हो जाता है तो 7.5 लाख, और मामूली रूप से घायल होने पर 5 लाख रुपये जो है वो उसको दिए जाएंगे। फिर देखिए पिंगली वेंकैया के ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया है, ये इनकी 146 जयंती पर जारी किया गया है, और संस्कृति मंत्रालय ने जो है वो जारी किया है। तो क्यों किया है, तो देखिए इनके बारे में ये चीज़ है, इनके ऊपर तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको जो है डिज़ाइन किया है, तो महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने जो है नया डिज़ाइन किया था, और ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से संबंधित रहे हैं। और फिर देखिए और तो इसमें कुछ इतना विशेष काम का है नहीं। तो इन्होंने जो है जो पुराना वाला जो झंडा था उसके अंदर जो चरखा है उसके स्थान पर जो है अशोक चक्र जो है उसको शामिल किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं पिंगली वेंकैया के बारे में। और फिर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे, और जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको इसमें करवा दिए थे। जैसे कि अभी ये अल नजह हमने अभी पढ़ा है, तो ये इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर किया गया है। ये हमने नहीं पढ़ा आई थिंक, एक मिनट। हाँ, तो अल नजह के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अल नजह जो है वो ओमान और भारत के बीच में हुआ है, और हुआ कहाँ पर है ये इसका आयोजन, तो राजस्थान के अंदर जो है बीकानेर फायरिंग रेंज जो है हमारी, बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। तो ये हमको ध्यान रखना था, ये हमने पढ़ा नहीं, सॉरी वो वहाँ पर गलती हो गई। फिर देखिए यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न, जो केंद्र सरकार ने उसने किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये गौतम बुद्ध नगर है जो कि हमारे नोएडा के अंदर पड़ता है, तो उसको जो है इन्होंने एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वहाँ का जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये सम्मेलन है कुछ, ये हमने आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डिफेंस एक्सपो गुजरात गांधीनगर में हुआ है, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जो है 23 अगस्त से 1 सितंबर को संपन्न हुए विश्व जल सप्ताह का जो है वो थीम क्या था, तो ये तो हमने पढ़ा था। तो अनफोर्सीन करके कुछ था, सीइंग द अनसीन करके था नहीं, तो इसका उत्तर जो है वापस सी होना चाहिए, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो है ये हमारी पूरी सितंबर की क्रोनोलॉजी है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर ऑफकोर्स क्रोनोलॉजी का होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपका जो जनवरी से लेकर के अब तक की जितनी भी क्रोनोलॉजीज़ हमने पढ़ी है उसका एक समरी वीडियो बना दिया जाए। और आज मैंने काफ़ी स्लो बोला है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अब आप इसको 1.5 की स्पीड में आराम से सुन सकते हैं, इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए। धीरे धीरे बोल के भी अगर ठीक है, किसी को जल्दी बोलना वाला ठीक नहीं लगता है तो ठीक है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको थोड़ा स्लो बना देंगे। तो अगर आप में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको प्रादेशिक परिदृश्य वाला ज़्यादा फास्ट लगा है तो मैं उसको दोबारा से बना के स्लो में बना के आपको बताऊं। बाकी मेरा प्लान ये है कि मैं जो क्रोनोलॉजीज़ है उनको समराइज़ करूं, 1-1 घंटे के अंदर पूरे वीडियोज़ को जो है वो कंप्लीट करूं, ताकि हमारा रिवीजन जो है वो ईजिली हो पाए। क्योंकि अब आप रिवीजन के लिए पूरे वीडियोज़ देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 1 घंटे का एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर सारे शॉर्ट टर्म्स जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। जनवरी से जो क्रोनोलॉजी है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका जो भी व्यू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बाय।